देखिए, एक बार फिर से आपके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके सभी हायर लेवल के एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। हु स्कूनराइज द मार्शियल कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालाइज? J.R. Hicks. With given taste or preference, the proportion of income spent on food diminishes as income increases. This statement is known as एंजल्स लॉ। इसने बताया है कि जैसे कि टेस्ट और प्रेफरेंस होते हैं और जो इनकम है वो स्पेंड की जाती है फूड पर, वो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो कम होते जाते हैं। ये एंजल के लॉ ने बताया। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड डायमंड थ्योरी ऑफ हिक्स, द कंज्यूमर प्रीफर टू हैव वीक ऑर्डरिंग। देखिए, इसमें रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कैसे कैसे आई है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पीए सैमुएल्सन के द्वारा फॉरवर्ड की गई। उसके बाद ये बेस है ऑब्जर्व्ड कंज्यूमर बिहेवियर पर, और उसके बाद ये वीक ऑर्डरिंग पर है, यानी कमज़ोर क्रम पर आधारित है। इस तरह से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। The consumer is supposed to be capable of enjoying the original equilibrium combination of two good। ये किसने दिया है? ये स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यानी कि स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव है। देखिए, इनकम इफेक्ट के बेस पर इनको मैच करना है। नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिवन गुड और फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड। देखिए, सबसे पहले हमारा नॉर्मल गुड है। तो नॉर्मल गुड में क्या होता है? देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो रहता है हमारा, ठीक है ना। और इन्फीरियर गुड में क्या होता है? इन्फीरियर गुड जो होता है हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मना करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, गिवन गुड जो होता है, गिवन गुड होता है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ज़्यादा ऑफसेट करता है। और जब गुड का प्राइस फॉल हो जाता है, तब क्या होता है? कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो इससे अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। द डायरेक्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज सर्टेन बट नॉट ऑफ इनकम इफेक्ट। ये कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन की डायरेक्ट तो निश्चित होती है, लेकिन इनकम इफेक्ट की नहीं होती। ये सही बात है। इसमें कह रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है प्राइस चेंज की वजह से एक कमोडिटी का, तो उससे क्या है, जो उसकी मनी इनकम इस तरह से चेंज होती है कि कंज्यूमर ना तो अच्छी स्थिति में आता है ना बुरी स्थिति में आता है। ये हमारा हिक्स ने दिया है, जो हिक्स का कंपनसेशन क्राइटेरिया है उसमें। ए चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द टू गुड विद द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेनिंग सेम इज रिलेटेड टू। जब दो गुड के प्राइस में चेंज होता है जिससे कि सेटिस्फेक्शन जो है वो रिमेन रहता है, पहले की तरह रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? इनकम इफेक्ट भी कहते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी करते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर है। ए चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द टू गुड विद द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन सेम इज रिलेटेड टू। जब दो वस्तुओं के प्राइस इस तरह से चेंज होते हैं कि सेटिस्फेक्शन रिमेन रहता है, तो उसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। हिक्स रेफरेंस टू द चेंज इन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व, इसे क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज द सम टोटल ऑफ। प्राइस इफेक्ट किस किस का टोटल होता है? तो जो प्राइस इफेक्ट होता है वो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों का टोटल होता है। इसमें कह रहे हैं कि जो गुड एक्स है इसका प्राइस जो है बहुत ऊंचे से नीचे के लेवल पर आता है, और प्राइस जो है गुड वाई का और मनी इनकम का वो कांस्टेंट रहते हैं। तो जो पीसीसी का वक्र है वो कैसा होता है? पहले तो डिक्रीज़ करता है फिर इंक्रीज़ करता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर एक्स और वाई दोनों ही नॉर्मल गुड हैं, तो पीसीसी की पोजीशन कैसी होगी? ये राइट की ओर स्लोप करेगा। इसमें कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो है या तो बेटर ऑफ हो जाता है या वर्स ऑफ हो जाता है।
जब हमारी इनकम में चेंज होता है और जो हमारे कमोडिटी के प्राइस हैं वो सेम रहते हैं। तो ये है इनकम इफेक्ट इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए वाई जो है इन्फीरियर गुड है, तो हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा स्लोप करेगा, तो वो डाउन करेगा राइट की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि ये इन्फीरियर है। जिधर इन्फीरियर होता है उधर से हम मोड़ते हैं ग्राफ जो होते हैं। इसमें देखिए कह रहे हैं ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो राइट की तरफ स्लोप कर रहा है, ठीक है ना, एक्स की तरफ ज़्यादा और वाई की तरफ कम। तो कैसा होगा, इसमें देखिए इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। देखिए ये वाला जो डायग्राम दे रखा है इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें डी जो है ये सेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है और ये एल एम और हमारे जो आई सी कर्व है इसको कट कर रहा है, या यहाँ पर है ये। तो ये क्या क्या दिखा रहे हैं, तो देखिए ये जो हमारा एल एम है ये तो हमारी प्राइस लाइन है और जो हमारा आई सी है ये इंडिफरेंस कर्व है। इसमें कह रहे हैं कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से जो हमारा मनी इनकम है वो कांस्टेंट रहती है, और वो दूसरा जो प्राइस है तो कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट करता है, इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो इसे हम इनकम कंजम्पशन कर्व से ड्रॉ कर सकते हैं। द इनकम कंजम्पशन कर्व ऑफ ए कंज्यूमर कंटिन्यूसली स्लोप्स अपवर्ड एंड इज कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो। इट इम्प्लाइज दैट, मतलब जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो ऊपर की ओर जा रहा है और ये कॉन्वेक्स है नीचे से। तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि दोनों गुड जो हैं वो नॉर्मल है। द इनकम कंजम्पशन कर्व ऑफ ए कंज्यूमर फर्स्ट राइज एंड देन फॉल्स एज वन मूव्स राइटवर्ड along the एक्स एक्सिस एंड इज कॉनकेव फ्रॉम बिलो। इससे क्या पता चलता है कि जो आईसीसी कर्व है ये पहले तो बढ़ता है, उसके बाद गिर जाता है, और उसके बाद ये राइट की तरफ जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है और नीचे से कॉनकेव है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि आई तो हमारा नॉर्मल है और एक्स हमारा इन्फीरियर। इनकम एंड प्राइस को मल्टीप्लाई करने का जो दो कमोडिटी हैं कांस्टेंट ए से, तो क्या होगा, बजट लाइन जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है जहाँ पर प्राइस लाइन और यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, तो जो हमारा एम आर एस है गुड एक्स की और गुड वाई की ये इक्वल है किस चीज़ के, ये उनके रिलेटिव प्राइस से इक्वल है। क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है यहाँ पर जो हमारा एम आर एस होता है ये जो दो गुड्स के रेशियो होता है प्राइस का उसके या रिलेटिव प्राइस के इक्वल होता है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को क्या बता सकते हैं कि हम ये यूटिलिटी बना रहे हैं। देखिए हर एक वस्तु में जब हम उसको इस तरह से तैयार करते हैं कि वो किसी काम के लायक हो जाती है, जैसे कि देखिए आटा है, आटा को हम वैसे तो यूज़ कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे आटे का यूज़, लेकिन जब उस आटे से ब्रेड बना देते हैं तो वो किस तरह से काम आती है, या उससे रोटी बनाकर बेचते हैं तो उसका प्रोडक्शन करते हैं तो वो उसमें यूटिलिटी आ जाती है, ठीक है, यही प्रोडक्शन होता है। Maximum output combination of two goods produced with available resources can be illustrated with the help of, देखिए दो गुड के कॉम्बिनेशन से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, किस ग्राफ से दिखा सकते हैं, पीपीसी से, यानी प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व से दिखा सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिखाता है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट इनपुट टू आउटपुट, ऊपर भी यही बताया था। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब अन्य बातें समान रहें, जब एक क्वांटिटी में डिक्रीज़ हो जाता है जो सप्लाई की जा रही है मार्केट में दिए हुए प्राइस पर, तो ये कब होता है, ये हाइयर प्राइस में होता है, जिससे क्या होता है प्राइस हमारा हाइयर हो जाता है। जब डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कम कर दे रहे हैं तो फिर क्या है, प्राइस हाई हो जाता है। देखिए जो डायग्राम दे रखा है इसमें एस से S2 पर जो जा रहे हैं मूवमेंट, तो क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सप्लाई का। ठीक है, पहले इतनी सप्लाई थी अब इतनी सप्लाई है तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। इसमें कह रहे हैं कि जो मार्केट सप्लाई कर्व है एक कमोडिटी के लिए वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो हमारे पास कैसा केस है,
स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल अनस्टेबल दोनों नहीं है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देखिए ऊपर की तरह हो गया है कि जब एक क्वांटिटी में जो है वो सप्लाई जो हो रही है मार्केट में डिक्रीज़ हो जाता है, तो देखिए प्राइस बढ़ जाते हैं और डिमांड का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्योंकि डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हो जाता है कि एक तो सप्लाई ऑलरेडी कम है और प्राइस बहुत हाई हो गए, तो फिर डिमांड ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं, डिमांड और कम हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी मीन, सप्लाई का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर के लिए कितना स्टॉक अवेलेबल है। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब उनमें क्या सेम है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन प्राइस, वो भी प्राइस पे डिपेंड होती है, ये भी प्राइस पे डिपेंड होती है। देखिए प्रोडक्शन की स्टेज दे रखी हैं, ये टोटल प्रोडक्शन है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। इसमें पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम इकोनॉमिक एफिशिएंसी कहाँ होती है, तो वो देखिए स्टेज 1 में होती है। स्टेज 1 में इसलिए होती है क्योंकि अभी तक जो सारे रिसोर्सेज हैं इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सेकंड स्टेज में एपी की क्या कंडीशन है। देखिए एपी जो है वो हमारा गिरना शुरू हो गया है, तो ये कभी कभी गिरता है। व्हेन द एपी ऑफ लेबर इज़ पॉजिटिव बट डेक्लाइनिंग, तो एमपी कैसा होता है जब एपी जो है वो हमारा पॉजिटिव जो है लेकिन गिर रहा है, तो एमपी कैसा हो जाता है। देखिए हमारा एमपी जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, तो देखिए इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है हमारा क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है, तो मोर डेक्लाइन आएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें केवल डेक्लाइन है, ज़ीरो है, नेगेटिव है, तो इसमें आएगा मोर डिक्रीजिंग। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर पी क्यू आर एस वी जनरली बी द पॉइंट एट वेयर, मतलब कि ये जो हमारा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे पी क्यू आर एस का है, तो वो कहाँ होता है। तो देखिए एम पी ऑफ पी अपॉन प्राइस ऑफ पी, एम पी ऑफ क्यू अपॉन प्राइस ऑफ क्यू, एम पी ऑफ आर अपॉन प्राइस ऑफ आर, एम पी ऑफ एस अपॉन प्राइस ऑफ एस, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ सारे फैक्टर का। With land and labor as factor, where should the producer stop at combining them? तो कहाँ पर प्रोड्यूसर को स्टॉप कर देना चाहिए, कौन सी स्टेज पर स्टॉप कर देना चाहिए। देखिए फर्स्ट स्टेज पर तो हमारा काफ़ी एफिशिएंसी रहती है, तो वहाँ तो हमें चलाना ही चलाना है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड के बाउंड्री लाइन है उसके बीच में बंद कर देना चाहिए। ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शो, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या दिखाएगा। तो देखिए हमारा पीपीसी जो है वो एक आउटवर्ड शिफ्ट दिखाएगा, यानी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन वाइल प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटी, तो वो क्या बनता है, पीपीसी बनता है हमारा। इन शॉर्ट रन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको और भी क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहा जाता है। पूछ रहे हैं कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही है। द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल इवेंचुअली बिकम कांस्टेंट, ये गलत है। द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल इवेंचुअली डिक्रीज, ये सही है। रिगार्डिंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल इनपुट्स आर फ्री टू वेरी, ये कैसा है, ये गलत है, क्योंकि वन इनपुट फिक्स्ड होता है, बाकी जो अदर होते हैं वो वेरी होते हैं। सभी वेरी नहीं होते, सभी जो है परिवर्तनशील नहीं होते, कोई तो स्थिर होता है। जैसे कि देखिए भूमि हमारी स्थिर रहती है और जो बड़ी बड़ी मशीनरी हैं वो स्थिर रहती हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ द एक्स्ट्रा आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए फैक्टर। मार्जिनल का मतलब सभी जगह वो होता है, जो एडिशनल जो होता है वो मार्जिनल में आता है। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज़ एबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज़, कैसा होता है ये, इंक्रीजिंग होता है। देखिए हमारा जो एम मार्जिनल होता है ये जब तक बढ़ता है तब तक तो ये एपी से ऊपर बढ़ता है,
और जब ये गिरता है तो ये इससे भी ज़्यादा गिरता है। व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज़ अबव द मार्जिनल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? जब AP हमारा MP से ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि APV डिक्रीजिंग है, क्योंकि जब डिक्रीज़ होता है जब ये MP उसके नीचे होता है, बढ़ते समय तो MP उससे ऊपर होता है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ अंडर कॉन्स्टेंट कंसिड्रेशन वाइल ड्राइंग, जो हमारा कमोडिटी का प्राइस होता है इसको हमें कांस्टेंट कंसिडरेशन में रखना पड़ता है जब क्या ड्रॉ करते हैं हम, एक फार्मर का सप्लाई कर्व कमोडिटी के लिए। इन वन सेंस ए मैक्सिमम, इन अदर सेंस ए मिनिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर इंटेंशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए प्रोड्यूसर, मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम बाउंड्री दिखा रहे हैं प्रोड्यूसर की इंटेंशन की, तो वो किस तरह से कौन से सप्लाई कर्व के द्वारा दिखाया जाता है, तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व के द्वारा दिखाया जाता है। इफ़ द सप्लाई कर्व ऑफ ए कमोडिटी इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड, ए राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिजल्ट इन एंड इन रिफर्ड टू एज, जो हमारा सप्लाई कर्व है तो और वो पॉजिटिव स्लोप कर रहा है, तो अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा फिर? तो देखिए सप्लाई में डिक्रीज़ होगा। जब एक कमोडिटी का जो मार्केट सप्लाई कर्व है तो हमारे पास कैसा केस है, तो हमारे पास ना तो जनरल इक्विलिब्रियम है, ना पार्शियल इक्विलिब्रियम है, ना स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो कोई सा भी नहीं है। अगर एक फिक्स फैक्टर है और एक वेरिएबल फैक्टर है तो लॉ कैसा है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इन ओनली एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर, ये किसने कहा था? ये क्लासिकल ने कहा था। हाउ मच वीट कुड बी सोल्ड दिस ईयर एट ईच पॉसिबल प्राइस ऑफ वीट, ये क्या बताता है कि मतलब कि जो भी प्राइस है उस पर कितना वीट वो इस साल बेचा जाएगा, ये क्या बताता है? ये सप्लाई कर्व है वीट का। द एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सपीरियंस्ड बाय ए फर्म इंक्लूड द, जो हमारी बाह्य मितव्ययताएँ होती हैं, अमितव्ययताएँ होती हैं स्केल की, ये फर्म में क्या क्या इंक्लूड करती हैं? सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर, ग्रोथ ऑफ फर्म प्रोसेसिंग इट्स वेस्ट मटेरियल, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ब्यूरो, या कोई भी नहीं, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। मार्केटिंग इकोनॉमीज में बी ऑन द बाइंग ऑफ सेलिंग साइड ऑफ ए बिजनेस, दिस स्टेटमेंट इज, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट सही है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ, इंक्रीजिंग रिटर्न जो होते हैं वो किस तरह से मिल जाते हैं, तो वो हमें मिलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज में। व्हेन द आउटपुट ऑफ ए फर्म इज़ इंक्रीजिंग इज़ AFC, जब एक फर्म का जो आउटपुट है वो बढ़ रहा होता है तो AFC कैसी होती है? लगातार होती है। When the output produced is maximum for the given level of input the firm achieve, जब एक गिवन लेवल के इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है तो फर्म को क्या मिलता है? टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। लॉन्ग रन में क्या होता है? प्राइस जो है वो ATC से ज़्यादा होता है। द इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसके द्वारा डिटरमाइन होती है? नॉर्मल लॉन्ग रन ACC। जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो कौन से लॉन्ग रन कॉस्ट के संग कोइंसिडेंस करता है? जैसे देखिए ये हमारा एनवेलप कर्व यानी कि लॉन्ग कर्व है, तो इसमें ये जो हमारे शॉर्ट हैं ये कहाँ पर टच करते हैं? लोअर पॉइंट पे, ये हमेशा ऐसे लोअर पॉइंट पे टच करते हैं। देखिए इसमें लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही होती है। देखिए ये वाली कंडीशन है AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन बढ़ता है तो AFC कैसी होती है हमारी? AFC हमारी डिक्रीज़ होती है।
एक प्रोड्यूसर जो है वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है। कहाँ होता है? जहाँ MRTS होता है, प्राइस ऑफ एक्स और वाई का। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये सभी फील्ड में लगता है प्रोडक्शन के। ये कहा है हमसे मार्शल ने। देखिए इनमें से इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। स्पेशलाइज्ड लेबर फोर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो देखिए ये तो सही है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी, ये भी सही है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लीकेबल ओनली इन एग्रीकल्चर, ये मॉडर्न व्यू नहीं है, ये क्लासिकल व्यू है, तो यही गलत है। व्हेन द यूनिट्स ऑफ फैक्टर इंक्रीज, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिव ऑफ फैक्टर डिमिनिश। देखिए ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर मशीन है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल है। देखिए इस ग्राफ के बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर 4 ऑटोमोबाइल बनाए जा रहे हैं तो कितनी मशीन जो हैं बनाई जाएंगी। देखिए इस ग्राफ के बेस पे पूछ रहे हैं कि अगर 4 ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे तो कितनी मशीन प्रोड्यूस किए जाएंगी, तो 4 ही मशीन प्रोड्यूस किए जाएंगी। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ को कैसे दिखा सकते हैं। तो जो हमारा PPC कर्व है, जब वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, जब ऐसे है और जब वो ऐसे की तरफ शिफ्ट होगा, तब हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि अगर हम 16 मशीन से 12 पे आ जाते हैं, यानी कि कम बनाने लगते हैं, तो कितने ऑटोमोबाइल्स हम ज़्यादा बना सकते हैं। तो देखिए अगर हम इस पे आ जाते हैं तो फिर हम 2 मोबाइल और बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स और बना सकते हैं। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कौन सा है जिसमें रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो पॉइंट है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है H, इस पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ABCDEF, क्योंकि ये PPC पर है, इसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। इन द above figure the production possibility curve ABCDEF shows the production of, मतलब पूरा पूछ रहे हैं कि ABCDEF किसका प्रोडक्शन दिखा रहे हैं। तो देखिए इसमें दिखा रहे हैं या तो 20 मशीन या 5 ऑटोमोबाइल। देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 तो मशीन है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 5 ये हैं, तो जो हमारा पूरा है। तो अगर इस वाले बिंदु को लेते हैं तो 20 हम मशीन बनाएंगे, इस वाले को लेते हैं तो 5 बनाएंगे, या फिर इनके बीच की कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। देखो जो आइसोक्वांट कर्व है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। एंड all combination of goods that can be produced by employing given time, energy and resources from 0 to 100% of capacity is represented by, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का जो कि 0 से 100% कैपेसिटी दिखा रहा हो, तो इसे किससे दिखा सकते हैं? एन इंडिविजुअल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। देखिए कुछ ये जो है ये क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब हम किसी एक चीज़ का उत्पादन करने के लिए किसी एक चीज़ का उत्पादन छोड़ते हैं। ऑन ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व द अमाउंट ऑफ वाई रिप्लेस्ड बाई एक्स, मतलब वाई को एक्स से रिप्लेस किया गया है। एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ए फर्म कैन प्रोड्यूस, यानी कम से कम औसत लागत पे फर्म क्या प्रोड्यूस कर सकती है? ऑप्टिमम आउटपुट। देखिए मैचिंग आ गई है ये। देखिए फर्स्ट है मास प्रोडक्शन, यानी कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन जो है, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, ये किससे मैच करेगा? देखिए हमारा ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी कि F, इसका हमारा F हो गया। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो कैपिटल की मार्जिनल एफिशिएंसी है, इसे हम किससे दिखा सकते हैं? इसे हम दिखा सकते हैं सेम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि H से दिखा सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हम किससे दिखा सकते हैं? फॉल इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर,
तो इसको हम जी से दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ये हम इसे दिखा सकते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो से। और द एक्स्ट्रा आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर, इसको हम दिखा सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का एफ और 2 का एच, थर्ड का जी, 4 का सी और 5 का ए, तो हमारा देखिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए चेंज इन फैक्टर प्राइस मीन्स, मतलब फैक्टर के प्राइस में चेंज होने से क्या मतलब है, आल्टर द ऑप्शनल फैक्टर प्रोडक्शन, यानी हमें जो फैक्टर प्रोडक्शन प्रपोर्शन है वो अल्टर यानी चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर हमारे प्राइस में चेंज हो गया है ना, तो जो महंगा हो गया है उसको कम यूज़ करना पड़ेगा और जो सस्ता हो गया उसको ज़्यादा ले लेंगे। द रेशो बिटवीन बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इन प्लांट एंड इन ग्रॉस वैल्यू एटपुट कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशो। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी इनपुट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करती, मनी वैल्यू पे। देखिए यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, एल लेबर है और के कैपिटल है, ये कई कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो इसमें पूछ रहे हैं हमसे विच कॉम्बिनेशन शोज़ हाइयर प्रॉफिट एंड हाइयर कैपिटल इंटेंसिटी, मतलब कहाँ से तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ से हमारी जो कैपिटल है वो ज़्यादा गेन दे रही है। देखिए जो कैपिटल इंटेंसिटी की बात करिए, मतलब कहाँ कैपिटल को गहनता से प्रयोग किया जा रहा है, तो वो ये है। और देखिए लेबर का भी कम से कम ही यूज़ करा जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि डी इसका सही आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी कि पैमाने की मितव्ययताओं से हमारा क्या मतलब है, रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी लागत में कमी आती है प्रति इकाई। जब एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो अपने अधिकतम पर होता है, तो जो इक्वालिटी है वो कहाँ तक पहुँच सकती है, जो हमारी इक्वालिटी है वो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में रहती है। द पॉइंट विच शोज द मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट इन द टोटल प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द कॉन्वेक्सिटी ऑफ शॉर्ट रन टोटल प्रोडक्ट्स का प्रेजेंट, देखिए जो ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहे हैं ये वाले एरिया में क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो ए पी है और ये हमारा एम पी है, तो ये दोनों ही इंक्रीज़ होते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ही यहाँ रिपीट हो गया है। द डिक्रीजिंग नेचर ऑफ एम पी शोज द शॉर्ट रन टोटल डिमांड कर्व इज कॉनकेव, यही वाला पूछ रहे हैं। देखिए इसमें पूछ रहे हैं जब एम पी ज़ीरो होता है वहाँ पर टी पी मैक्सिमम होता है, देखिए यहाँ पर ये जो मैक्सिमम है ना, यहीं से वो हमारे एक्सेस से नीचे चला जाता है, तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम। एक विवेकशील उत्पादक कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग हो और पॉजिटिव हो। एक लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। The returns to scale are analyzed through studying the effect on production of, जो प्रोडक्शन के इफेक्ट पे क्या रिटर्न ऑफ स्केल जो है वो एनालाइज करता है। फिक्स्ड इनपुट प्रोपोर्शन, देखिए मैचिंग है। रॉबिन्सन कहती हैं कि अगर सारे फैक्टर डिविजिबल हों तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, फर्स्ट का सी। If the output become thrice its original level when the quantity used of all the inputs are doubled up, जब इनपुट डबल हैं लेकिन जो हम आउटपुट आ रहा है वो हमारा थ्राइस आ रहा है, तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ए। इफ़ द आउटपुट फॉल्स फ्रॉम ओरिजिनल लेवल व्हेन द क्वांटिटी यूज्ड ऑफ ऑल इनपुट आर डबल्ड अप, तो जब इनपुट जो है वो डबल कर दिए लेकिन जो आउटपुट है वो गिर रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है।
The increasing return to scale occurs because larger scale provides greater specialization to various factors. ये किसने कहा है? ये चैम्बरलिन ने कहा है. If by doubling up each of the input, the output doubles in time, इसे क्या कहा जाएगा? डिग्री ऑफ होमोजेनिटी. आइसोक्वांट रिफर्स टू, आइसोक्वांट का एक और नाम क्या है? प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व. देखिए इसमें पूछा गया है कि एक्स और वाई अक्ष पर क्या क्या लिया गया है. देखिए यहाँ पर हमारा लेबर लिया गया है, यहाँ पर कैपिटल लिया है, यानी दो इनपुट लिए गए हैं और इनके प्राइस हैं, यानी दो इनपुट का लेवल लिया गया है. बी ऑप्शन राइट आंसर है. आइसोक्वांट जो है वो ओरिजिन पे कॉन्वेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो MRTS है वो डिमिनिशिंग होती है. एन आइसोक्वांट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन फंक्शन. ए राइट एंगल्ड आइसोक्वांट मैप रिप्रेजेंट, क्या बताता है राइट एंगल आइसोक्वांट का मैप? ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. देखिए इसमें पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट रिप्रेजेंट द MRTS, ये सही है. द MRTS ऑफ इनपुट एक्स एंड वाई इज MPX एंड MPY, ये सही है. द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू इनपुट एक्स एंड वाई इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन द रेशियो ऑफ टू इनपुट डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ MRTS, तो ये भी सही है. इफ डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज ग्रेटर देन 1, द प्रोडक्शन फंक्शन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फिक्स फैक्टर, ये गलत है. तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है. डी ऑप्शन राइट आंसर है. देखिए 733 से 740 तक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं. द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू इनपुट इज यूनिटी. MRTS फॉर कैपिटल लेबर इज गिवन बाय, ये इससे दिया जाता है अल्फा अपॉन बीटा L अपॉन K. L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल. रिटर्न टू स्केल आर मेजर्ड बाय अल्फा अपॉन बीटा. एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन किसके द्वारा मेज़र की जाती है? अल्फा इंटू बीटा. द आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर इनपुट मेजर्ड बाय बीटा. द फैक्टर इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा. द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू इनपुट इज P. The efficiency parameter indicating the state of technology A. Written in this form, the CES constant elasticity of substitution production function exhibit constant return to scale. Which of the following denote the relative input series? The elasticity of substitution between two input in CES production function decrease, increase, तो इसका आंसर है रिमेन कांस्टेंट. देखिए रिज लाइन के लिए पूछ रहे हैं कौन सा ये इनकरेक्ट है. फर्स्ट है टू रिज लाइन कैन बी ड्रॉन पर्टिकुलर आइसोकन मैप, ये सही है. द प्रोडक्शन टेक्निक आर टेक्निकली एफिशिएंट बिटवीन टू रिज लाइन, ये भी सही है. द अपर रिज लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन आइसोकॉन वेयर द MRTS और इनपुट इज टेकन ऑन एक्स एंड इनपुट टेकन ऑन वाई एक्सिस इनफाइनाइट, ये भी सही है. The upper ridge line is the locus of point or isoquant where the marginal product of input taken y is 0, ये भी सही है. The lower ridge line is the locus of point on isoquant where the marginal product of input taken y is negative, ये गलत है. तो इस तरह से बाकी सही है, ये गलत है. तुम्हारा ए ऑप्शन राइट आंसर है. देखिए मैचिंग है. The lower ridge line is the locus of point on isoquant where the MRTS of input is taken on x-axis for input taken on y-axis, तो इसका ऑप्शन है हमारा डी, जो ये है यूनिटी. उसके बाद है द लोअर रिज लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन आइसोक्वांट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट टेकन एक्स-एक्सिस, इसका है 0, यानी बी. आइसोक्वांट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर विच the firm can buy with a given outlay. The slope of an iso cost line between two factor x and y given by the ratio of prices of two factor.
तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट सुटेबल टू बजट लाइन। स्लोप ऑफ द आइसोकॉन्ट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। सही है। ए फर्म कैन ऑलवेज प्रोड्यूस एट ए पॉइंट बिलो द बजट लाइन। सही है। ए फर्म कैन ऑलवेज प्रोड्यूस एट ए पॉइंट अलोंग द बजट लाइन। फर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन इज px अपॉन py। सही है। केवल यही गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। The locus of point on isochron where the ratio of prices of 2 point input is constant. It is correct in the case of expansion path. What is a scale line? Same as expansion path. When the expansion path shows a straight line parallel to y-axis. जब इस तरह का दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है only in the case of constant return to scale. The law of diminishing return will not operate where the factor of production are varying. जहाँ सारे जो फैक्टर हैं वो परिवर्तनशील हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा बिल्ड से न्यू असेंबली प्लांट। इट इज़ ए लॉन्ग रन एडजस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट रन एडजस्टमेंट। नेशनल रैंट हायर्स 200 मोर वर्कर। ये शॉर्ट रन है। एक फार्मर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ यूज्ड ऑन हिज स्वीट क्रॉप्स। ये थर्ड वाला जो है, थर्ड शिफ्ट ऑफ वर्कर, यही नहीं है बस। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही है कि थर्ड वाला ही नहीं है, बाकी सब हमारे शॉर्ट रन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।